प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बहुचर्चित कहानी गैंग्रीन, जो आगे चलकर रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई, का पाठ विश्लेषण करना चाहता हूँ। गैंग्रीन या रोज अज्ञेय की तो अत्यंत प्रसिद्ध कहानी, प्रतिनिधि कहानी है ही, साथ ही यह हिंदी के आधुनिक कथा साहित्य में भी मील का पत्थर है। यह कहानी इस संदर्भ में विशिष्ट है कि इसने अपने पूर्ववर्ती हिंदी कथा साहित्य की परंपरा के बहुत सारे प्रतिमानों को खंडित किया और नए प्रतिमान गढ़े। यह कहानी अपने वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तरों पर नए संदर्भ रचती है। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और अज्ञेय की कहानियों के माध्यम से जो नई कथाधारा प्रवाहित हुई, वहाँ स्थूल घटनाओं के स्थान पर मानव मन पर स्थूल घटनाओं और परिस्थितियों के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना अभीष्ट रहा। गैंग्रीन कहानी में भी घटनाएं नहीं के बराबर हैं, बल्कि परिस्थितियों, घटनाओं और परिवेश का मानव व्यक्तित्व के रूपांतरण के संदर्भ में जो प्रभाव पड़ता है, उसकी शल्य क्रिया, उसकी मीमांसा, उसका विश्लेषण कथाकार का लक्ष्य रहा है। इस कहानी के केंद्र में मालती नाम की एक युवती है, जिसे लेखक ने अपनी बाल सखा कहा है। लेखक इस कहानी में एक पात्र के रूप में उपस्थित है, साथ ही वह इस कहानी का नैरेटर और व्याख्याता भी है और टिप्पणीकार भी। कहानी की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में वह अपनी स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं भी देता चलता है। मालती लेखक की बाल सखा है। लेखक कहता है कि मेरे और मालती के बीच एक सहज सख्य भाव रहा है, मैत्री संबंध रहा है। यद्यपि मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन रही है, किंतु लेखक और मालती के बीच का संबंध भाई और बहन के औपचारिक सीमाओं में नहीं बंधा, और न तो छोटे और बड़े की दूरी भी इस संबंध में रही। यहाँ एक सहज मैत्री और सख्य भाव का ही प्राधान्य रहा। लेखक और मालती साथ पले बढ़े, खेले कूदे। लेखक याद करता है कि किशोरी मालती बहुत अल्हड़, जीवंत और खेल कूद में रुचि लेने वाली लड़की रही है। एक लंबे अंतराल के बाद
अब जबकि मालती का विवाह हो चुका है और मालती अपने पति माहेश्वर और अपने छोटे बच्चे टिटी के साथ एक पहाड़ी अंचल में पति को मिले सरकारी क्वार्टर में रह रही है, तब लेखक मालती से मिलने जाता है। काफ़ी दूरी तय करके वह मालती से मिलने इस उत्कंठा के साथ पहुंचा है कि मालती से मिलकर वह अपने बचपन के दिनों की स्मृतियों को ताज़ा कर सकेगा। लेकिन जब वह मालती से मिलने उसके घर पहुंचता है और मालती दरवाज़ा खोलती है, तो मालती को देख करके ही वह हतप्रभ रह जाता है। उसके सामने खड़ी मालती बिल्कुल बदली हुई मालती है। जहाँ कोई उत्साह और उमंग नहीं दिखाई पड़ता। मालती के व्यक्तित्व में एक जड़ता सी समाई हुई है। अपने बचपन के मित्र को एक लंबे अंतराल के बाद अपने सामने उपस्थित पाकर के भी उसके मन में कोई विशेष उल्लास का भाव नहीं जगता और वह एक ठंडी औपचारिकता के साथ लेखक से बातें करती है। घर के वातावरण में जो नीरवता, नीरसता और उदासी छाई हुई है, उसे देखकर लेखक को ऐसा महसूस होता है मानो इस घर पर किसी अभिशाप की छाया मंडरा रही हो। तब लेखक मालती की दिनचर्या को जानना चाहता है। घर के परिवेश और वातावरण का वह सूक्ष्म पर्यवेक्षण करता है। मालती की दिनचर्या बड़ी ही एकरस, उबाऊ और एक ही ढर्रे पर यांत्रिक सी है। रोज सुबह नल के पानी के आने का इंतज़ार करना, फिर बर्तन धुलना, फिर पति के लिए जलपान तैयार करना। उसके पति माहेश्वर जो पेशे से डॉक्टर हैं और उस पहाड़ी इलाके में पास की एक डिस्पेंसरी में प्रैक्टिस करते हैं, वह जलपान करके डिस्पेंसरी चले जाते हैं सुबह और फिर दोपहर के भोजन के लिए मालती उनकी प्रतीक्षा करती है नित्य प्रति। और जब पति महेश्वर दोपहर में डिस्पेंसरी से आते हैं, तब पति को खाना खिलाने के बाद मालती खाना खाती है और फिर शाम के भोजन की तैयारी में जुट जाती है। शाम को फिर नल के पानी के आने का इंतज़ार करना, बर्तन धुलना और फिर रात के भोजन की तैयारी। और इसके साथ ही बच्चे टिटी को संभालना, जो इस उबाऊ परिवेश में चिड़चिड़ा सा हो गया है, प्रायः रोता रहता है। इस एकरस उबाऊ दिनचर्या ने ऐसा लगता है मानो मालती के जीवन के रस को सोख सा लिया है। पति महेश्वर का जीवन भी उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। उनकी भी एक ही ढर्रे में बंधी हुई दिनचर्या है। रोज डिस्पेंसरी जाना, एक ही प्रकार के मरीजों का प्रायः इलाज करना, एक ही तरह की दवाएं देना। प्रायः उनके यहाँ ऐसे मरीज आते हैं जिनमें गैंग्रीन से प्रभावित काफ़ी लोग होते हैं। गैंग्रीन एक ऐसा रोग है जिसमें कांटे चुभ जाने पे नासूर सा हो जाता है और
वह जहर पूरे शरीर में फैले न, इसलिए प्रायः रोगी की जान की रक्षा करने के लिए माहेश्वर को रोगी के हाथ और पैर काट भी देने पड़ते हैं। रोज ऐसे मरीजों का इलाज, उनका ऑपरेशन करना मालती के पति माहेश्वर की दिनचर्या का हिस्सा है। दोपहर में जब खाने के लिए उस दिन भी माहेश्वर आते हैं और लेखक से मिलते हैं, तो वे अपनी इसी दिनचर्या की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रायः मुझे गैंग्रीन के ऐसे मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ता है जिनके जीवन की रक्षा के लिए मुझे उनके हाथ और पैर काटने पड़ते हैं। तो मालती, जो प्रायः चुप रहती है, वह बोल पड़ती है कि ऐसा तो कभी देखा नहीं था कि कांटा चुभ जाने से किसी के हाथ और पैर काटने पड़े, जैसे पहले कभी कांटे होते ही ना हो। माहेश्वर कहते हैं कि हाथ और पैर न काटें तो क्या मरीज की जान गंवाएं। मालती कहती है कि इसी को कहते हैं डॉक्टरी, कि कांटा चुभ जाने से किसी के हाथ और पैर काट दो। वह कहती है कि पहले तो किसी का हाथ और पैर कटने की घटना को सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन अब तो कोई मर मुरा भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी संवेदनहीनता मालती के व्यक्तित्व में समा गई है। जैसे रोज रोज की अन्य घटनाएं घट रही हैं, वैसे ही गैंग्रीन के मरीजों का हाथ पैर कटना भी उसके लिए सामान्य घटना मात्र है। यहाँ पर गैंग्रीन कहानी का शीर्षक भी बड़ा अर्थगर्भित है। लेखक शायद यह कहना चाहता है कि यह गैंग्रीन का रोग केवल माहेश्वर के अस्पताल में ही नहीं है, बल्कि उसके घर में भी है। मालती के जीवन में भी विवाह के साथ ही ऐसा लगता है मानो गैंग्रीन का जहर फैल गया है। रोज की जो एक रास्ता है, रोज की जो वायु यांत्रिक दिनचर्या है, ऐसा लगता है मानो उसने धीरे धीरे घर के परिवेश को ही विषाक्त कर डाला है और घर में रहने वाले प्राणियों के जीवन के रस को उसने क्रमशः सोख सा लिया है। रोज घंटा घर से जब घंटा ध्वनि होती है तो मालती ठंडी आह भरते हुए कह पड़ती है, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। ऐसा लगता है मानो घंटा घर से उठती हुई घंटा ध्वनि को गिनने के साथ ही वह यह कहना चाहती हो कि उसने अपने अमित शून्य पथ का इतना हिस्सा और तय कर लिया। जैसे गाड़ी का कोई स्पीडोमीटर गाड़ी से तय किए जाने वाले रास्ते को गिनता जा रहा हो, वह गाड़ी जो किसी अनिर्दिष्ट पथ पर बढ़ी चली जा रही है। यहाँ मालती के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता, कोई उद्देश्य नहीं दिखाई पड़ता। यह जीवन उसका अपना चुना हुआ जीवन नहीं है। यह जीवन एक आरोपित जीवन है, जहाँ पर मालती और साथ ही उसके पति माहेश्वर का भी अपना कोई निर्णय नहीं दिखाई पड़ता। वे निर्णायक की भूमिका में नहीं है और यंत्रवत आरोपित जीवन की धारा में बहते चले जा रहे हैं। दोपहर में जब माहेश्वर आए हैं तो अपने साथ कुछ आम लाए हैं, जो एक आम के
ये फल एक अखबार में लिपटे हुए हैं। यह बासी अखबार का टुकड़ा है। आम को रखकर मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद अखबार के उस टुकड़े को रख देती है। ऐसा लगता है मानो यह अखबार ही उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने का एक माध्यम बन गया है। बाहर की दुनिया जहाँ पर गतिशीलता है, जहाँ जीवन की दौड़ भाग है, जहाँ पर जीवन की चुनौतियाँ हैं और जीवन का संघर्ष है, वह दुनिया जैसे मालती कट सी गई है। यह अखबार ऐसा लगता है मानो उस दुनिया से उसे जोड़ता है। मालती की जो घर की दुनिया है उसमें कोई चुनौती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ यद्यप जीवन की सुरक्षा है, लेकिन यह ऐसा जीवन है जहाँ पर कोई उमंग, उत्साह और रचनाशीलता भी नहीं है। याद करता है लेखक, यह वही मालती है जो बचपन में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी, पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, और एक बार जब उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए किताब ला कर दी थी तो वह किताब उसने पढ़ी नहीं थी बल्कि फाड़ कर फेंक दी थी। यही मालती आज अखबार के टुकड़े को इतनी तल्लीनता से पढ़ रही है। घर में और पढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं। रात में जब घर के सारे सदस्य सोने के लिए जाते हैं, बाहर सबकी चारपाइयाँ निकाली जाती हैं। माहेश्वर, लेखक, मालती और उसका बच्चा टीटी सभी सोए हुए हैं। तो लेखक देखता है कि आकाश में चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है। चंद्रमा की ज्योत्सना में आकाश नहाया हुआ है और उस पहाड़ी इलाके के माहेश्वर के सरकारी क्वार्टर की स्लेट की छत भी चंद्रमा की ज्योत्सना में नहाया हुआ है। ऐसा लगता है चांदनी उस स्लेट की छत से बह सी रही है। लेखक इस प्राकृतिक दृश्य, इसकी सुषमा में खोया हुआ है, लेकिन वह देखता है कि माहेश्वर और मालती इस प्राकृतिक सुषमा से असंपृक्त अपने आप में खोए हुए हैं और उनका जीवन रात्रि बेला में भी, इस विश्रांति की बेला में भी अपनी उसी उदासीनता में पड़ा हुआ है और रोज की निर्दिष्ट यांत्रिकता में बंधा हुआ है। ऐसे में अचानक मालती के बिस्तरे से उसका बेटा गिर पड़ता है। उसे बड़ी चोट लगती है, लेकिन मालती लपक कर उसे उठाती नहीं बल्कि बड़े अनमने भाव से, अलसाए भाव से वह उसे उठाती है। लेखक कहता है कि अरे इस बेचारे को तो बड़ी चोट आई होगी, लेकिन मालती कहती है कि यह तो रोज़ गिरता ही रहता है, इसे चोटें लगती ही रहती हैं। लेखक को बड़ा धक्का लगता है। वह मालती को संबोधित करता हुआ स्वयं से ही कह उठता है कि माँ, युवती माँ, यह तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर, उसके चोट लगने पर ऐसी बात कह सकती हो, और वह भी तब जबकि अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम्हारे यौवन के इस आरंभिक वेला में ही तुम्हारे वात्सल्य और तुम्हारे मातृत्व का स्रोत कैसे सूख गया है। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि एकल परिवारों में, जहाँ पर पति पत्नी और उनके बच्चे ही मात्र हैं, वहाँ पर प्रायः मध्यवर्गीय भारतीय दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की एक रास्ता समा गई है जो परिस्थितियों की देन है।
पहले संयुक्त परिवारों में भले ही स्त्रियों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन अधिक वैविध्यपूर्ण और गतिशील हुआ करता था। एक बात और यहाँ दिखाई पड़ती है कि मालती और माहेश्वर की जीवन स्थितियों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी माहेश्वर की स्थिति मालती से कुछ भिन्न है, क्योंकि वे घर के मुखिया हैं और उन्हें घर से बाहर काम करने का अवसर है, घर से बाहर निकलने के मौके हैं। मालती की स्थिति यहाँ पर दोयम दर्जे की है। उसकी सारी दिनचर्या केवल अपने पति और बच्चे की तीमारदारी में ही व्यतीत होती है। वह खाना भी तब खाती है जब उसके पति दोपहर में आते हैं और खाना खा चुके होते हैं। रोज उसे पति की प्रतीक्षा करनी होती है। तो ये विडंबनाएं, ये स्थितियां किस प्रकार एक स्त्री के जीवन को बिल्कुल नीरस बना देती हैं और वह अपने बीते हुए अत्यंत सुंदर और उत्साह भरे हुए अतीत से कट जाती है। यहाँ मालती भी अपने अतीत को याद करना चाहती है। लेखक को पाकर वह अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो जैसे किसी लंबे समय तक काम में न लाए हुए अंग को कोई एकाएक उठाना चाहे और वह अंग न उठे, वैसे ही मालती अपने अतीत के संदर्भों से स्वयं को जोड़ नहीं पाती। ऐसा लगता है मानो किसी जीवित व्यक्ति के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया है, शव डाल दिया गया है। वह उसे उठाकर फेंकना चाहता है, लेकिन फेंक नहीं पाता। तो ये स्थितियां, यह परिवेश बहुत ही सूक्ष्म सांकेतिक भंगिमाओं के साथ इस कहानी में कथाकार ने उभारा है। कहानी की भाषा भी बड़ी अर्थगर्भित सांकेतिक है और स्थान स्थान पर कवित्वपूर्ण और सहज भावोच्छ्वास के साथ प्रकट हुई है। अज्ञेय की काव्य भाषा प्रसाद की काव्य भाषा के निकट है। प्रसाद के समान ही अज्ञेय भी मूलतः कवि हैं और कवित्वपूर्ण शैली भाषा में काव्य का सौंदर्य यहाँ भी हम घटित होता हुआ देखते हैं। तो यह कहानी हिंदी की कालजयी कहानियों में से एक है और इस कहानी का आप अध्ययन करें और साथ ही अपने शब्दों में इसकी समीक्षा करने का प्रयास करें। आज बस इतना ही।